90.4 FM, हम सबका रेडियो, a community radio station of Ranchi University in an association with IPRD, Government of Jharkhand. अब आप सुनेंगे 90.4 FM पे बातों बातों में। जोहार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी और लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा शो बातों बातों में। और बातों बातों में आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। साथ ही सोशल साइंस में भी सर का काफी इंटरेस्ट है, इसमें इन्होंने रिसर्च किया है और इनका नाम है डॉक्टर श्री कुमार मुखर्जी सर। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ रेडियो खांची में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि सर ने जो सोशल साइंस में अपना रिसर्च किया है वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सामाजिक प्रासंगिकताओं के ऊपर किया है। तो सर से मैं इसी विषय पे बातें करूंगी आज। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं प्रोफेशनली एक कंप्यूटर शिक्षक हूँ जी, और इसके साथ मैं सामाजिक जो विचारधारा है, जो सोशल थॉट्स हैं, उस पे हमारी रुचि शुरू से ही रही है जी। और यही कारण है कि मैंने एक कंप्यूटर साइंस के छात्र होने के बाद भी मैंने एक समाज विज्ञान में रिसर्च करने का एक प्रयास किया। और एक ये मेरे समझ से एक ये नया काम है समाज विज्ञान के इस धारा में जी। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल साइंस में जब आपने रिसर्च करने का सोचा तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के ऊपर ही आपने क्यों इसी टॉपिक को क्यों चुना? आपका पीएचडी का जो टॉपिक रहा, इंटरेस्ट रहा, वो यही क्यों? जी, मैं छात्र जीवन से ही, कॉलेज के जीवन से विभिन्न फिलोसॉफिकल थॉट्स को मैं पढ़ता था और उसको अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करता था। तो इसी दौरान कभी मार्क्सिज्म के प्रति भी हमारी आकर्षण कभी बढ़ी, रुचि बढ़ी। वहाँ से मेरे जीवन में बहुत तरह के सवाल आए, बहुत सारे प्रश्न आए समाज के संबंध में, समाज और विज्ञान के संबंध में, धर्म के संबंध में। तो उन सारे समस्याओं का समाधान जो सही हमें ढूंढते मैं इनके विचारधारा तक मैं कभी पहुंचा। बीच में विवेकानंद को भी पढ़ा, पश्चिमी थिंकर्स है उनका भी पढ़ा, लेकिन जब अनुकूल चंद्र जी को मैं पढ़ा तब मुझे लगा कि अब तक जो परंपरागत जो धर्म और विज्ञान का जो संघर्ष, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का जो संघर्ष अब तक चला आ रहा था, उनका संपूर्ण रूप से समाधान इन्होंने कर दिया है। और एक उनका विचार में ऐसा एक क्रांतिकारी एक आइडिया जो है, जो एक व्यक्ति जीवन से लेके एक विश्व जीवन को बदल सकता है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको एक एकेडमिक धरातल पर इसको लाया जाए, जिसपे काम अब तक नहीं हुआ था, शैक्षणिक रूप से इसका काम नहीं हुआ था। इसलिए मैं सोचा कि इसको एक शैक्षणिक रूप दिया जाए, उस धरातल पर इसको लाया जाए। मुखर्जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने पूरा इस टॉपिक पे इनके ऊपर रिसर्च किया है। जी हाँ। तो स्वतंत्रता संग्राम में इनके क्या योगदान रहे? देखिए, इनका जन्म 1888 में हुआ था जी। और उसके बाद जो अनडिवाइडेड इंडिया जो अभी बांग्लादेश में है, पावना जिला हिमायतपुर गांव में हुआ था। अभी इसमें मैं बताना चाहूँगा, अभी हम उनका 135वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, जन्म वर्षगांठ। तो नेचुरली जो स्वतंत्रता संग्राम जब चला था, तब उनकी वो तब युवा अवस्था में थे और भारत के बड़े बड़े नेता उनके पास आया करते थे। महात्मा गांधी ने आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आया, और महात्मा गांधी को लाए थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और देशबंधु चित्तरंजन दास ठाकुर जी से मिलने के बाद, अनुकूल चंद्र जी से मिलने के बाद कलकत्ते में उन्होंने उनका दीक्षा भी ग्रहण किया था, क्योंकि उनकी विचार से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए। और ये जो आपने जो सवाल किया उसका जवाब इसी चर्चा में मिलती है कि अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि आप स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अब अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि अंग्रेज लोग मेरी कौन सी कमजोरी के कारण अंग्रेजों ने हम पे इतना दिन राज कर रहा है। उस कमजोरी के अगर आप समाधान नहीं करेंगे, केवल उनके खिलाफ आप बोलेंगे, तो देश का बहुत भला नहीं होगा। हो सकता है किसी दिन अंग्रेज चले जाए, लेकिन आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा नहीं। तो तब उन्होंने कहा कि सही आप बोल रहे हैं, मुझे हम लोगों को क्या करना चाहिए? पर सबसे पहले इंसान बनाने की कार्यक्रम बनानी चाहिए, और साथ साथ अंग्रेज लोग जो सेवा दे के लोगों का दिल जीता है, उससे ज्यादा सेवा आप दीजिए, ताकि लोगों का दिल आप जीत सके। नंबर 1। नंबर 2, इंसान बनाने के कार्यक्रम लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि इंसान बनाने के कार्यक्रम का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरत है मैरिज रिफॉर्म। ये एक यूनिक आइडिया है श्री अनुकूल चंद्र जी का।
अब लोग शिक्षा के माध्यम से लोगों को तैयार करते हैं, उनको आध्यात्मिक अभ्यास के से तैयार करते हैं, ये सब भी उनका कार्यक्रम में है। लेकिन मैं मेन जो बात उन्होंने कहा कि आप जब तक आप पारिवारिक जीवन को सही नहीं करेंगे, अच्छे से विवाह नहीं देंगे, विवाह को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक नियम के तहत विवाह होती है, तो उस नियम को अगर आपके तहत अगर विवाह नहीं देंगे तो अच्छे संतान नहीं आएंगे। और ये प्रोग्राम अगर आज लेते हैं तो आने वाले 20 साल में ऐसे कुछ युवक आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से आप देश को आप स्वतंत्र कर सकते हैं, प्रकृति देश को एक सही जगह पे ले जा सकते हैं जहां आप ले जाना चाहते हैं। नहीं तो इंसानों की कमी के कारण आप देश अंग्रेज लोग चले जाने के बाद भी देश की जो समस्या है उसका हल नहीं होगा। ये जो बहुत सारी चर्चा के कारण में ये एक बहुत अहम मुद्दा है। जी, मतलब कह सकते हैं कि देश जो है वो आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन एक मानसिक आज़ादी जो होती है वो नहीं मिल पाएगी। जो लोगों की जो बेसिक नीड है उस तरीके की आज़ादी जो है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बेसिक नीड, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं हाँ। वो योग्य लोगों की कमी हो जाएगी। हाँ, अंग्रेज लोग चले जाएंगे, आपके के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, वो नहीं होगा हमारे पास। एग्जैक्टली जो रोजगार की जो सवाल है वो इंसान का योग्यता से होती है ना। अगर हम योग्य लोग पैदा करेंगे तो अपने आप इकोनॉमी भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री भी अच्छी होगी, है ना। तो ये उनका मकसद था। जी सर, जितना आपने बताया कि उनका क्या मकसद था, उनकी सोच क्या थी, तो ठाकुर जी के जो मुख्य चिंतन के विषय थे देश हित में, समाज हित में, वो क्या थे? मैंने शुरू में जो बताया, जो देशबंधु चित्तरंजन दास को उन्होंने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी लगभग यही बात ही उन्होंने कहा था कि अगर एक समाज को परिवर्तन करना है, देश को परिवर्तन करना है और एक मानव सभ्यता को अगर रक्षा करना है तो 3 विषय पे ध्यान देना होगा। वो क्या है? पहला है दीक्षा, दूसरी बात है शिक्षा, तीसरी है विवाह। क्यों उन्होंने कहा? अगर हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक नजर से देखें, एक इंसान का जो अस्तित्व का 2 पहलू होता है, एक है उसका मनोवैज्ञानिक पहलू और एक है उसका बायोलॉजिकल जेनेटिक पहलू। तो मनोवैज्ञानिक पहलू को अगर हम किस तरह से हम नर्चर कर सकते हैं, उनके जीवन में कोई एक महान बड़े कोई आदर्श को स्थापित करने के माध्यम से, एक जीवन में एक अच्छे शिक्षक को स्थापित करने के माध्यम से, और उसके अनुसार अपने आप, जैसे वो शिक्षक के साथ उनका एक अटैचमेंट बनेगा, उनके साथ एक जुड़ाव बनेगा, तो वो अपने आप को रिफॉर्म करने चाहेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक या गुरु या नेता जो भी है, इनको वो खुश करना चाहता है, उनको उनके अनुसार अपने आप को बदलना चाहता है। जैसे एक माता के प्रति जब एक संतान आकर्षित होता है तो माता की इच्छा को पूरा करने की उसके जीवन की एक मूल मकसद बन जाता है। इसी तरह अच्छे शिक्षक अगर मिल जाते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, तो इसको ठाकुर जी कह रहे हैं कि दीक्षा ग्रहण करना। तो ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो उनके अनुसार अपने आप को वो रिफॉर्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेटेड होगा और उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी। सामाजिक परिवर्तन का जो पहला हिस्सा है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मेरे अंदर में जो गुण है उनको विकसित करना। अब मेरे अंदर में जो गुण है उनको विकसित करना, लेकिन वो गुण और भी बेहतर गुण लेके मैं आऊं, क्योंकि विकसित करेंगे कहाँ तक? जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरे अंदर में जितनी संभावनाएं हैं उसकी विकास होगी। लेकिन संभावना को और बेहतर संभावना वाले मैं अगर बन पाऊं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसका जो जैविक आधार है जो है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। उनकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं? अब उनकी क्षमता नहीं, वो अच्छे क्षमता लेके ही दुनिया में आए। हाँ, इसलिए जो देशबंधु को उन्होंने कहा था कि मैरिज रिफॉर्म कीजिए। अच्छा विवाह अगर होगा, माने वंश, विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र और जो मेंटल एफिनिटी, ये सब में अगर तालमेल अगर हो जाए और लड़कियों को अच्छे संस्कार वाले, उच्च गुण वाले पुरुष के साथ उनका विवाह अगर हो उनके चॉइस के अनुसार, तो उनसे जो संतान संतति आएंगे वो अच्छे होंगे और वो देश के लिए एक संपद बनेगा, वो देश को नेतृत्व देगा अपने अपने फील्ड में। तो ये हो गया जैविक से। तो मैंने शुरू में जो बताया मनोवैज्ञानिक पहलू है, एक जैविक पहलू है। मनोवैज्ञानिक पहलू को आप दीक्षा और शिक्षा के माध्यम से परवरिश कर सकते हैं, और जो जैविक पहलू है उसको अच्छे विवाह के माध्यम से अच्छे संस्कार वाले संतान को आप, जातक को दुनिया में ला सकते हैं। तो उनको अगर आप परवरिश करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, अच्छा रिसोर्स बन के वो समाज में आएगा। जी, मतलब पूरा ये एक चेन है, एक टोटल चेन है, जिससे माता पिता, उनके संतान के गुण, देश का जो है वो और तरक्की, ये सारे चीजें एक चेन में है। एग्जैक्टली जी। काफी अच्छे विचार थे ठाकुर जी के। तो श्रोताओं, अभी मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर श्री कुमार मुखर्जी सर, जो कि एक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं और सोशल साइंस के रिसर्चर हैं। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विज्ञान
और अध्यात्म को ठाकुर जी कैसे देखते थे? ये मेरे बहुत आकर्षणीय विषय मेरे लिए रहा। जी। एक नया विचार उनमें मुझे देखने को मिला, जो कि आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का एक पूर्ण सम्मेलन में उनमें मुझे दिखा। जी। वो कैसे, मैं एक छोटी सी कहानी में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। उनके जीवन में एक घटना है जो बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। जी। एक कलकत्ता के एक फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास फास्ट, उनके जीवन में कुछ बहुत सारे सवाल थे। बहुत इधर उधर घूमते घूमते एक दिन उसके दोस्त के कहने पर उन्हें अनुकूल चंद्र से मिलने का मौका मिला। तो जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थे और एथिस्ट थे, मतलब वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, विज्ञान पे विश्वास करते थे। तो उनके साथ ठाकुर जी की चर्चाएं होते होते अनुकूल चंद्र जी ने उनको ये बताना शुरू किया कि मैं इस तरह से देखता हूँ कि बचपन से मैं देखता था ये मैटर जो है, जो वस्तु है, वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और एनर्जी फिर से कंडेंस्ड होकर मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। बोले आप ये सब बात कैसे, आपकी किताब पढ़े? मैंने नहीं, किताब तो मैं कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैं देखता था। बोले ये तो विज्ञान की रिसर्च का विषय है, हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक उसमें इसका कोई नतीजा पे हम लोग आए नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, बचपन से मैं देखता था। तो ये आप विज्ञान देखते हैं? बोले आप जो भी कहें, ये कब से उनका इंटरेस्ट बढ़ गया? बोले ये सब आप कैसे कह रहे हैं? बोलते ये मैं बचपन से ही देखता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जब दीक्षा दिया और मैं उसको अभ्यास करता रहा तो और बहुत स्पष्ट तरीके से इसको मुझे समझ में आया। तो बोले कि ये तो एक अनुभूति की विषय है जो हम रिसर्च करके करते हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो इसमें विज्ञान और आध्यात्म देखिए किस तरह से एक हो जा रहा है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं वो एक तथाकथित आध्यात्मिक विषय होते हुए विज्ञान की विषय है। तो आध्यात्मिकवाद क्या कहता है, करता है, वो एक दर्शन है जो शारीरिक व्यवस्था को और भी संवेदनशील करके अस्तित्व का जो हमारा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के कॉज को, एग्जिस्टेंस के कारण तक पहुंचने का कोशिश करता है, शरीर को संवेदनशील करते हुए। वो कैसे? वो प्रॉपर मेडिटेशन से। उन्होंने एक मेडिटेशन का भी प्रोसेस दिया जो मेरे समझ से वो लेटेस्ट एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, जो कि हर एक शिक्षार्थी, विद्यार्थी और यूथ, युवा समाज को अवश्य करना चाहिए। इससे संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है, टोटल एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है। खैर वो अलग बात है। तो इसको जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर संवेदनशील हो जाती है और हमारी जो ग्रहण क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो मैं परसेप्शन पावर जो है मेरा बढ़ जाता है। तो जो मैं आम दृष्टि से मैं नहीं समझ पाता हूँ, इंटेलिजेंस हमारा ग्रो कर जाने के बाद उस जगह को मैं समझ सकता हूँ। ये एक आध्यात्मिक बात है। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि एक वस्तु के पीछे जो कारण है कि वस्तु क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एनालिसिस करके आप उसको मैथमेटिकली और फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके उसके कारण तक पहुंचे। यहाँ से भी लोग कारण तक पहुंच रहे हैं, एक वैज्ञानिक भी कारण तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। ये दोनों का फर्क क्या है? ये अनुभूति को, इस शरीर यंत्र को प्रयोग करके अनुभूति की जो क्षमता है उसको बढ़ा के, ये जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम, इसको एक्टिव करके वो कारण तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। और वैज्ञानिक क्या कर रहा है? वो वस्तु को तोड़ के उसके पीछे कारण को ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो एक दूसरे का परिपूरक है, दोनों ही एक ही जगह पे पहुंच रहा है, लेकिन दोनों का ढंग अलग है। इसी को ठाकुर जी कहते हैं धर्म। धर्म मतलब जो आचरण करने से जीवन का धारण होता है, वही है धर्म। और धर्म ही विज्ञान को स्वागत करता है। हम एक वैज्ञानिक प्रयोग, जैसे आप इस यंत्र को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यंत्र का आविष्कार कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपनी बातों को, अपनी वाणियों को दूर दूर तक लोगों को पहुंचाने का एक मेरे अंदर प्रेरणा आई। तो हम मेरे अस्तित्व को और भी बेहतर हम कहना चाहते हैं, मेरी विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जिज्ञासाएं जो थी वो मुझे उस चीज के आविष्कार के लिए प्रेरित करी। तो ये धर्म का जो डेफिनेशन होना क्या कि जो काम करने से मेरे अस्तित्व का धारण होता है, मैं अस्तित्व को धारण करने के लिए और मैं इसको व्यापक करना चाहता हूँ, मेरे अस्तित्व को सुरक्षित करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रेरणा मुझे हुआ, इससे मैं ये यंत्र का आविष्कार कर लिया। तो विज्ञान को मैं स्वागत किया इस धर्म की। तो अब सवाल आएगा कि ये जो इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, ये सब क्या है? ठाकुर जी ये धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। जी। धर्म और संप्रदाय में सिर्फ धर्म एक होता है। उन्होंने कहता है कि ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुषगण जो प्रॉफिट्स है, ये सब एक ही वार्तावाही, मतलब राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसू, मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, ये सारे लोग एक दूसरे के परिपूरक है। ये जो जीवन वर्धन का जो जीवन को धारण करने का जो कला है, इन्होंने समय समय पे लोगों के सामने में प्रस्तुत किया, अपने तरीके से उस समय की जरूरत के हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत। इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। किसी भी ये जो लिनिएज ऑफ प्रॉफिट्स हैं, किसी भी प्रॉफिट को उठा लीजिए, उन्होंने अपने पूर्वजों को जरूर स्वीकार किया है। जब हजरत मोहम्मद आए, वो जीसस को स्वीकार किए और उन्होंने कहा कि मेरे पहले जो आए थे सबको आपको मानना पड़ेगा। जी। ये समझ। और तो फिर सांप्रदायिक थे कि सवाल कहाँ से आ गए? हम लोग कहते हैं कि धर्म की लड़ाई, ना, धर्म की लड़ाई नहीं है, सांप्रदायिकता की लड़ाई। सांप्रदायिकता की लड़ाई कब हुई? जब हमने, जिन लोगों ने धर्म की प्रतिष्ठा की, उनके जीवन से हम हट गए और अपने तरीके से उसको हम व्याख्या देना शुरू किए। क्योंकि मेरे अंदर में पूर्णता नहीं है,
मैं एक पूर्ण शिक्षक नहीं हूँ, इन लोग पूर्ण शिक्षक हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप तुलना करेंगे इनकी मान्यता दुनिया में और एक राजनीतिक नेता की मान्यता दुनिया में, दोनों का तुलना करेंगे, इनकी मान्यता दुनिया में सैकड़ों गुना ज्यादा होगा। गौतम बुद्ध की मान्यता दुनिया भर में है, जीसस क्राइस्ट की मान्यता दुनिया में है, श्री कृष्ण की मान्यता दुनिया भर में है, हजरत मोहम्मद की मान्यता दुनिया में है। वो अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए तो उनकी जगह पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी आदमी नहीं जीत सकता। क्यों? उन्होंने सर्विस दिया। हम उनको गलत तरीके से, अब इस गलती को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेटेस्ट जो उनको श्रद्धा करते हैं, उनको मानते हैं, उनके पास जाके उनकी व्याख्या को मुझे समझना होगा, वो क्या कहना चाहते थे। नहीं तो हम अपने अनुसार करेंगे तो फिर सांप्रदायिकता में हम फंस जाएंगे। अपने अपने तरीके से सभी ने सेम चीज कही, एक ही बात कही है, एक ही बात कही, हमने गलत वे में उसको अपने अपने तरीके से इस जगह से निकलने के लिए क्या उपाय है? ये सांप्रदायिकता का जो सवाल है, सांप्रदायिकता का जो लड़ाई है, इससे उबरने का एक ही मात्र उपाय है। वर्तमान जो युग पुरुष हैं उनके पास जाके इनका जो शिक्षा को आप समझिए। अगर समझेंगे, देखेंगे, वो भी एक ही बात कहते हैं, ईश्वर एक, धर्म एक, और ये जो पुरुष हैं, प्रेरित पुरुष हैं, वो एक ही बात। ईश्वर का क्या, इन्होंने एक ईश्वर का जो डेफिनेशन दिया वो भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ईश्वर वो क्या करे? पर तुम्हारे अंदर में जीवन वृद्धि की जो इच्छा है, ये केवल इंसान में नहीं है, पशु जगत में है, उद्भिद जगत में है। वो तो कह रहे हैं कि तुम खोज के देखो, मैटर में भी है, वस्तु में भी है, तभी तो वस्तु से जीवन की सृष्टि हुई है। उसके अंदर में अपनी स्थिति को कायम रखना, वो और क्रमिक विकास की ओर जाने का इच्छा उसके अंदर में ही है, उसको डेवलप करना। एग्जैक्टली इसीलिए क्रमिक विकास, जो जब पहले तो जीवन नहीं था, वस्तु था, वस्तु से जीवन आया, तो क्रमिक विकास की इच्छा, उसकी ये जो इच्छा है, दैट इज ईश्वरत्व। जी सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, विश्व शांति में ठाकुर जी के जो विचार थे धर्म को लेकर, वो क्या थे और वो क्या कहना चाहते थे? अभी मैंने आपकी चर्चा में मैं कहा, हाँ। धर्म का जो वो संज्ञा दे रहे हैं, जीवन वर्धन की जो विज्ञान है वही है धर्म। जो आचरण करने से व्यक्ति सहित परिवेश का संरक्षण होता है और उसका क्रमिक विकास होता है, वही है धर्म, जो हमारे जीवन को धारण करता है, धारण करने की जो विज्ञान है। अब है कि अब इसमें तो सवाल आएगा कि कौन सी रास्ता मैं अपनाऊं? मुझे श्रेष्ठ रास्ते को अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की वहां से हमारा डेविएशन नहीं हो, उससे हमारी विच्युति नहीं हो। ऐसा कौन सा रास्ता है? तो ठाकुर जी कह रहे सबसे पहले जरूरत है आइडियल सेंट्रिक लाइफ, कॉन्सेंट्रिक लाइफ, जीवन में एक आदर्श होना। जैसे मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैं अपने आप को देखता हूँ, उसी तरह से मेरे जीवन में एक ऐसा कोई आदर्श पुरुष रहे। आदर्श मतलब किताबी आइडियोलॉजी नहीं, विचारधारा नहीं, वो विचारधारा किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में, जैसे प्यार है, प्यार को समझने के लिए माँ के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल प्योर प्यार क्या होता है माँ के पास होता है। तो माँ को अगर मैं समझ ले तो मुझे प्यार वाला जो फिलोसफी नहीं भी पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो आइडियोलॉजी का जो लिविंग फॉर्म है वही है आइडियल। उस व्यक्ति के पास जाके उनके साथ हमारा जो मेंटल अटैचमेंट होगा, मैं अपनी कमजोरियों को देख पाऊंगा, कौन सा मेरे अंदर में प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन से प्रतीत कर रही है, वही है पाप। जो आचरण मेरे जीवन से प्रतीत करती है वही है पाप। तो मैं क्या मेरी गलतियां हैं, तो उस आइडियल के सामने शीशे की तरह उनके साथ सामने खड़े होने से मुझे गलतियां समझ में आएगी। उनके साथ मेरे जितना मेंटल अटैचमेंट होगा, वही मैं शुरू में कहना था, मनोवैज्ञानिक जो दीक्षा जिसको कहा जाता है, दीक्षा मतलब उनके साथ जुड़िए, और उसको हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मेरी अंदर में जो कमजोरियां हैं उसको हम पहचान कर पाएंगे। उसी हिसाब से अपने आप को हम शिक्षित करेंगे, और जैसे जैसे हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, मेरे अंदर में जो योग्यता है वो भी बढ़ेगी, तब मुझे आर्थिक कमी के भी सामना नहीं करनी पड़ेगी। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, और एक स्वतंत्र सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ना शुरू करेंगे। खुद को जानेंगे, खुद की क्षमताओं को पहचानेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे, तो बिल्कुल हम अपने लिए और अपने समाज देश दोनों के लिए नौकरी की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नौकरी की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मैं खुद नौकरी तैयार करूंगा। जी एग्जैक्टली। सर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और सोशल साइंस जो है खुद में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं समय की। तो आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर आपसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ठाकुर जी के विचारों से किस तरीके से मार्गदर्शन ले सकती है अपने जीवन में? आप किस पर्पस से दुनिया में आए हैं उसकी पहचान, मैंने अपना पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन, आप किस लिए, आप एक खास काम के लिए आए हैं, आपकी जो विशेष भूमिका इस दुनिया में है उसको पहचानने के लिए एक आइडियल के पास, एक आदर्श पुरुष के पास आपको आना पड़ेगा, और उनके अनुसार जैसे आप ये मेडिटेशन और ये जो प्रैक्टिस है
और प्रैक्टिस जैसे आप करना शुरू करेंगे, आत्म परिचय आपका मिलना शुरू करेगा। और आत्म परिचय मतलब मेरी कमजोरियों की भी पहचान होगी और मेरी जो खूबियों का भी पहचान होगी। तो कमजोरी धीरे धीरे हम उसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस का सवाल है, और मेरी खूबियों को मैं विकसित करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जब एडल्ट होंगे, दूसरी बात जो मैं कह रहा था, पार्टनर सिलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा चूजी होनी चाहिए, और इसमें गलती अगर कर देंगे तो आपका संभावना है संभव, क्योंकि मैं अगर पैसा को खोता हूँ, मेरे विचार को मैं खोता हूँ, फिर उसको मैं पुनरुद्धार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जैविक गुण को मैं अगर खो दिया, उसको फिर पुनरुद्धार करना मुश्किल है। सर सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बहुत वही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जनरेशन में जो जैविक अगर विकृतियां आ जाए, उसको सुधार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस नेचुरल लॉ ऑफ यूजेनिक्स को आप समझिए, और इसको समझ के ये दो चीज को अगर एक साथ करेंगे तो आप खुद एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं अपने फील्ड में। ऐसा नहीं कि राजनीतिक नेता बनने की जरूरत, आप अपने जो आपका इंटरेस्ट, हाँ, वो उसके जरिए आप पूरे दुनिया को सर्व कर सकते हैं। वो भारत के देश के लिए एक टॉप मोस्ट ह्यूमन रिसोर्स आप बन सकते हैं। आपकी जरूरत है दुनिया में जी। और आई थिंक सर हर एक इंसान की एक अपनी पहचान होती है, और हर एक इंसान में ये खूबी होती है, उसे पहचानने की जो है वो जरूरत है सर। निश्चित रूप से प्रकृति ने ऐसा बनाया है। बिल्कुल सर। एक आखिरी मैसेज सर, आप रेडियो खांची के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या देना? मैं खास तौर पर चूंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इससे मेरे समझ से छात्र और युवा ही ज्यादा इसमें जुड़े होंगे। मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि मन में सवाल उठाइए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या भूमिका हो सकती है, और आपका विशेष भूमिका जो दुनिया के लिए, देश के लिए है, दुनिया के लिए है, उसको पहचानने के लिए अपने आप को प्रश्न कीजिए। और हम इस जगह पे खड़े होकर आपको ये एहसास दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस जगह पे है, जिसपे मैंने काम किया है। उनमें सारे प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक तरीके से, तर्क संगत तरीके से दिया हुआ है। आप आइए, इसको समझिए, अगर आप विश्वास हो तो इस पर आपका अमल कीजिए और अपने जीवन को यूजफुल बनाइए, एक सक्सेसफुल बनाइए, उसको उपयोगी बनाइए। जी, सवाल पूछना चालू कीजिए अपने आप से कि आखिर अब आपकी जो प्रेजेंस है वो किस चीज के लिए बनी है। थैंक यू सो मच सर, आप रेडियो खांची में आए। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ हमारे शो बातों बातों में बने हुए थे डॉक्टर श्री कुमार मुखर्जी सर, जिन्होंने हमें श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सामाजिक प्रेरणाओं के बारे में, सामाजिक जो उनके विचार थे धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, विज्ञान के प्रति, इन सारे विषयों पे काफी अच्छे से बताएं। और आई थिंक आपको भी सुनकर अच्छा लगा। अगर आपकी कोई फीडबैक है, आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं या फिर कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर पे मैसेज या कॉल के थ्रू बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9472786904। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से radiokhanchi.in के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। radiokhanchi.in पे जाकर लाइव हमें सुन सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी आरजे वैभवी को दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। टेक केयर, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो। अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।